इस मूवी का स्टार 2016 में होता है, जहां हम बहुत से क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि साउथ कोरिया से फिलिपाइन भाग गए थे और अब आखिरकार पकड़े जा चुके थे। उन्हें एक प्लेन के जरिए साउथ कोरिया वापस लाया जाता है, लेकिन जब वो क्रिमिनल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एक टेरिबल इंसिडेंट होता है और विक्टिम फैमिली का एक शख्स उन पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो उन क्रिमिनल से बदला लेना चाहता था। उस आदमी ने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई थी और वो देखते ही देखते अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है। वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें वो क्रिमिनल्स भी शामिल थे। अब सीन 2022 में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साउथ कोरियन पुलिस 20 ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हो गई थी जो कि साउथ कोरिया से फिलिपाइन भाग गए थे। अब क्योंकि पुलिस ये नहीं चाहती थी कि 2016 जैसा इंसिडेंट दोबारा हो, इसलिए वो उन क्रिमिनल्स को एक कार्गो शिप के जरिए वापस साउथ कोरिया ले जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बार जिन क्रिमिनल्स को वापस भेजा जा रहा था वो बहुत ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स थे, इसलिए गवर्नमेंट उनको वापस मुल्क में लाने के लिए इलीट फोर्स को ये टास्क असाइन करती है, जिनके पास ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स को डील करने का एक्सपीरियंस भी था। उन क्रिमिनल्स में से सबसे खतरनाक क्रिमिनल का नाम जोंगडू था, जिस पर यह इल्जाम प्रूफ हो चुका था कि उसने 30 औरतों का रेप करने के बाद उन्हें मार दिया था। यहाँ जोंगडू के बिहेवियर से ये बात साफ जाहिर थी कि उसे अपने किए गए कामों पे कोई रिग्रेट नहीं था, और वो इलीट पुलिस चीफ जिसका नाम सोकवू था उसकी इंसल्ट करता है और उसके मुंह पे स्पिट कर देता है, जिसकी वजह से सोकवू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो उसे काफी मारता है और उसे बाकी क्रिमिनल्स के सामने ह्यूमिलिएट करता है और उसे वार्न करता है कि वो पुलिस को अंडर एस्टिमेट ना करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोल पुलिस हेडक्वार्टर में कमांडो टीम को देखते हैं, जिन्हें एक आदमी जिसका नाम डे वुंग था वो लीड कर रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि डे वुंग सोकवू और उसकी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो कि क्रिमिनल्स को समुद्र के रास्ते से वापस साउथ कोरिया ला रहे थे। उन क्रिमिनल्स को कार्गो शिप्स में बने डिटेंशन सेल्स में भेज दिया जाता है, जहाँ एक सेल में 2 प्रिजनर्स को रखा जाता है और हर सेल की प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोकवू उन क्रिमिनल्स को कुछ रूल्स के बारे में बताता है जो कि उन्हें हर हाल में फॉलो करने थे, जिन्हें सुनकर बहुत से क्रिमिनल्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। लेकिन एक क्रिमिनल जिसका नाम ली था उस पे रूल्स का कोई असर नहीं होता और वो बिल्कुल काम दिखाई दे रहा था, और इसलिए वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रहा था। दूसरी तरफ कुछ फीमेल क्रिमिनल्स भी थी जिन्हें सोकवू और उसकी टीम गार्ड कर रही थी। उनमें से एक का नाम मियोंग था और उसने अपने हस्बैंड और पेरेंट्स इन लॉ का मर्डर किया हुआ था, जबकि उन फीमेल क्रिमिनल्स को गार्ड करने वाली पुलिस ऑफिसर का नाम डायोन था। दूसरी तरफ हम एक मेल डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जिन्हें किसी भी सिचुएशन में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का मिशन दिया गया था। लेकिन डॉक्टर की असिस्टेंट जिसका नाम इयोनजी था, कार्गो शिप पे सफर करने की वजह से काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। इयोनजी अपने कामों में बिजी थी, इसलिए उसे ये पता नहीं चलता कि डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहा था। डॉक्टर अपने साथ कुछ ऐसी ड्रग्स और इक्विपमेंट लाया था जो कि आम तौर पे डॉक्टर अपने साथ कैरी नहीं करते। मेडिकल टीम के अलावा वहाँ पे कुछ कुक्स भी थे जो कि सोकवू और उसकी टीम और कार्गो शिप पे मौजूद सभी क्रिमिनल्स के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे थे। और जब किचन स्टाफ अपने कामों में बिजी था तो इसी दौरान डॉक्टर चुपके से शिप के इंजन रूम में चला जाता है और उसके पास उसका इक्विपमेंट और कुछ मेडिसिन भी थी। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर को शिप पे मौजूद सबसे ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल को ड्रग इंजेक्ट करने का टास्क दिया गया था। उस क्रिमिनल का निकनेम अल्फा था और वो उन्हीं ड्रग्स की वजह से शिप पे सोया हुआ था। लेकिन सोकवू और उसकी टीम को अल्फा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रिजनर था और उसे उस शिप पे डे वुंग की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे सीक्रेटली वहाँ लाया गया था। नेक्स्ट सीन में हम डे वुंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा अल्फा से रिलेटेड बहुत से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि अल्फा एक मिलिट्री प्रिजनर था। डे वुंग का अल्फा को सीक्रेटली शिप के जरिए लाने के पीछे कोई खास मकसद था, इसलिए उसने इस बारे में सोकवू और उसकी टीम को भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ जोंगडू रात को अपनी जुबान के नीचे पहले से छुपाई गई वायर बाहर निकालता है और उससे अपनी हथकड़ी को खोलने लगता है, और अपने आप को आजाद करने के बाद वो उस वायर को दोबारा प्रिजनर को दे देता है जो कि उस सेल में उसका साथी था, ताकि वो भी अपने आप को फ्री करवा सके। इसी दौरान हम उस शिप के कुक्स को देखते हैं जो कि किसी काम की प्रेपरेशन कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि वो सब जोंगडू के साथी थे जो कि भेस बदलकर कुक बने हुए थे। वो सभी जोंगडू की तरह क्रिमिनल्स थे और वो किसी को भी बेरहमी से मार सकते थे, इसलिए उन्होंने रियल कुक्स को मारने के बाद उनकी आइडेंटिटी ले ली थी और चुपके से शिप पे आ गए थे ताकि जोंगडू को फ्री करवा सकें। और प्लान के मुताबिक जोंगडू के साथी मिडनाइट में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। 2 गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं, जिसके बाद वो शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं और शिप क्रू को भी मार डालते हैं। वो लोग सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि कोई भी वहाँ से कॉल करके डे वुंग से हेल्प न मांग सके। दूसरी तरफ जोंगडू किसी बहाने पुलिस वाले को अपने सेल में बुलाता है, और जैसे ही वो वहाँ आता है तो जोंगडू उस पे
अटैक करके उसे मार डालता है। इतनी ही देर में उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ मौजूद बाकी पुलिस वालों को भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ सॉक वू, जिसे अटैक की न्यूज मिल चुकी थी, वो फौरन से बाकी लोगों को इकट्ठा करने लगता है ताकि क्रिमिनल्स के साथ फाइट कर सके और उन लोगों में डायोन भी शामिल थी। वो लोग जब शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं तो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ सभी क्रू मेंबर गायब थे, जबकि उनकी जगह जोंगडू के लोगों ने ले ली थी। अब उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और काफी देर की फाइट के बाद सॉक वू और डायोन वहाँ मौजूद जोंगडू के साथियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी डायोन को एक सर्वाइविंग क्रू मेंबर नजर आता है और वो उससे किसी ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइस का पूछती है जिससे वो इमरजेंसी में कॉल कर सके। क्रू मेंबर उसे बताता है कि वो लोग इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जोंगडू सभी प्रिजनर्स को रिलीज कर देता है, जिनमें ली भी शामिल था। लेकिन ली जोंगडू के शिप को हाईजैक करने के प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस वजह से वो जल्द ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन जोंगडू ली की वार्निंग को इग्नोर कर देता है और अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है और कार्गो शिप का कंट्रोल हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को जब गन शॉट्स की आवाजें सुनाई देती हैं तो वो अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं, क्योंकि वो शिप पे होने वाले इंसिडेंट्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ जोंगडू इंजन रूम में पहुंच जाता है, जहां एक क्रिमिनल जिसका नाम कुनबे था मरने वाले पुलिस वालों की डेड बॉडीज को रेफ्रिजरेटर में रख रहा था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उस वॉक इन रेफ्रिजरेटर का ड्रेन पाइप लीक हो चुका था, जिसकी वजह से मरे हुए लोगों का ब्लड पाइप से होता हुआ इंजन रूम में मौजूद अल्फा के फेस पे गिर जाता है। अल्फा, जो कि डॉक्टर की तरफ से दी गई ड्रग्स की वजह से नींद में था, फौरन से उठ जाता है और अपने आप को फ्री करने लगता है। दूसरी तरफ सॉक वू और उसकी टीम उन सेल्स तक पहुंच जाती है जहां क्रिमिनल्स को रखा गया था, लेकिन वो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके साथियों को स्लॉटर कर दिया गया था और क्रिमिनल्स वहां से भाग चुके थे, जिसके बाद वो फौरन से इंजन रूम की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जोंगडू उनसे पहले ही इंजन रूम में पहुंच जाता है और सैटेलाइट फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और एक क्रू मेंबर जो कि अब तक बचा हुआ था जोंगडू उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे सॉक वू और उसकी टीम पहुँच जाती है और जोंगडू को गन पॉइंट पे ले लेती है। यहाँ उन दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अल्फा, जो कि अपने आप को फ्री करने में कामयाब हो गया था, वहां पहुंच के क्रिमिनल को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अल्फा, जिसका वीएन ब्लॉक था क्योंकि उसकी आंखें सिली हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने टारगेट को देख पा रहा था, क्योंकि वो दूसरे लोगों की बॉडी हीट को डिटेक्ट कर सकता था और उसकी स्मेल करने की सेंस भी काफी तेज थी। वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी स्पीड भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट को एक ही अटैक से मार रहा था। अल्फा को अपने सामने आने वाले सभी अपोनेंट को मारता हुआ देख के जोंगडू वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और अपने पीछे आने वाले सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन अल्फा भी उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसके साथियों को मारने के बाद फौरन से उस तक भी पहुंच जाता है और यहाँ उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। जोंगडू, जो कि कई लोगों का मर्डर भी था, अल्फा से उसका कोई मुकाबला नहीं था। अल्फा उसकी बहुत बुरे तरीके से पिटाई करता है, जिसके बाद वो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ सॉक वू, ली, डियोन और एक और प्रिजनर जो कि अल्फा के अटैक से अभी तक बचे हुए थे, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्फा उन तक पहुंच जाता है और सॉक वू पे अटैक कर देता है। यहाँ ली उसे सॉक वू और बाकियों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो किसी तरह ऑटोमेटिक स्टील डोर से निकलकर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि अल्फा के गेट तक पहुंचने से पहले गेट बंद हो जाता है। दूसरी तरफ डेवूंग, जो सॉक वू और उसकी टीम के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, सैटेलाइट इमेज यूज करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि कार्गो शिप पे क्या हुआ है। तभी वो शिप पे होने वाले हत्याकांड को देख के शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान उसे एक शख्स की कॉल आती है। उस आदमी का निकनेम सीईओ था और वो शिप पे होने वाले हत्याकांड के बारे में जानता था, इसलिए वो डेवूंग को शिप पे होने वाले मेस को क्लीन अप करने का ऑर्डर देता है। यहाँ हम सीईओ की चेस्ट पे वैसा ही नंबर देख पाते हैं जैसे अल्फा की बॉडी पे भी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि सीईओ का अल्फा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था और उसका अल्फा को शिप से लाने के पीछे भी कोई खास मकसद था, इसलिए उसने डेवूंग को उसे सीक्रेटली उसके पास लाने का ऑर्डर दिया था। दूसरी तरफ शिप पे दो क्रू मेंबर्स जो कि किसी तरह बच गए थे, बोट के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ अल्फा पहुँच जाता है और उन दोनों को मार डालता है। इयोनजी, जो कि इन्फर्मरी में थी, कातिल को कैबिन विंडो से देख लेती है। अल्फा भी उसे देख लेता है और विंडो तोड़ के उसे पकड़ लेता है और एक ही अटैक से मार डालता है। ये देख के डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और सॉक वू और बाकी लोगों तक पहुँच जाता है। यहाँ सॉक वू उससे अल्फा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अल्फा को ड्रग्स देकर सुलाने के लिए पे किया गया था,
लेकिन ये उसे पता नहीं था कि वो कैसे नींद से उठने में कामयाब हो गया और लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। अब सॉक वू डॉक्टर और उन सब लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जबकि वो खुद मजीद सर्वाइवर को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम कुनबे और मियोंग को देखते हैं, जो कि पुलिस गार्ड्स को मारने के बाद बाकी क्रिमिनल्स तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में अल्फा भी वहां पहुंच जाता है और उन पे अटैक कर देता है। कुछ लोग जान बचा के एलिवेटर से भागने की कोशिश करते हैं। अल्फा भी एलिवेटर सीलिंग के जरिए उनका पीछा करता है और शूटिंग करने लगता है। सॉक वू, जो कि वहां पहुंच चुका था, मियोंग को एलिवेटर से निकाल कर बचाने में कामयाब हो जाता है, जबकि इस दौरान एलिवेटर केबल कटने से वो कुनबे पे जा गिरती है और वो मारा जाता है। यहाँ सॉक वू को लगता है कि कुनबे के साथ अल्फा भी मारा गया है, लेकिन अल्फा अभी तक जिंदा था। वो उठ के खड़ा हो जाता है और सॉक वू की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो मियोंग को वहाँ से लेके भाग जाता है और उसे वॉक इन रेफ्रिजरेटर में बंद कर देता है, जबकि वो खुद अल्फा के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जानते हुए कि वो उस खतरनाक क्रिमिनल को हरा नहीं सकता, इसके बावजूद उससे फाइट करने लगता है। उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और सॉक वू उसे इंजर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अल्फा पे इसका कोई असर नहीं होता और वो सॉक वू पे फिर से अटैक करता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। मियोंग जब ये देखती है कि सॉक वू मारा जा चुका है तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और वहाँ पड़ी हुई डेड बॉडीज में छुप जाती है और जाहिर करती है जैसे वो मर गई है। अल्फा जब वॉक इन रेफ्रिजरेटर में पहुँचता है तो खुशकिस्मती से उसे मियोंग के जिंदा होने का पता नहीं चलता और वो आगे चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोग, जिनमें ली भी शामिल था, उस रूम में पहुंच चुके थे जहां अल्फा को लॉक किया गया था। उन्हें वहां अल्फा के बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि 1943 में अल्फा एक सोल्जर था जिसे किसी मिशन पे फिलिपाइन में भेजा गया था, लेकिन फिर अल्फा और उसके साथियों को जापानीज सोल्जर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें एक प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं ताकि वो लोग सुपर ह्यूमन क्रिएट कर सकें, जिन्हें वार में एक लिथल वेपन के तौर पे यूज किया जाना था। बाद में डॉक्टर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना स्टार्ट की। इस तरह उसे अल्फा की स्ट्रेंथ का पता चलता है और ये भी कि उसकी स्पीड भी नॉर्मल ह्यूमन जैसी नहीं है और उसकी साउंड और ब्लड को स्मेल करने की एबिलिटी काफी ज्यादा है और उसके बॉडी सेल्स पर एज का भी कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाना आसान था कि अल्फा इमॉर्टल बन चुका था। अब हम पास में बहुत से हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स को सुपरमैन प्रोजेक्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट अल्फा उठ खड़ा होता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है और हम डेवूंग को देखते हैं, जो कि इलीट फोर्स के साथ कार्गो शिप की तरफ जा रहा था। वो लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, जो कि अपनी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी अल्फा जैसी हो सके। वो लोग जब कार्गो शिप पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ मियोंग मिलती है, जो कि उनसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन हैरानकुन तौर पे डेवूंग उसे शूट कर देता है क्योंकि वो वहाँ सिर्फ अल्फा को पकड़ने के लिए आए थे। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर को भी मार देता है, जबकि सिर्फ ली को ही जिंदा छोड़ता है क्योंकि वो उसे पहले से ही जानता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ली की बॉडी पे वैसा ही नंबर लिखा गया था जैसा कि अल्फा और सीईओ की बॉडी पे हमने देखा था। ली जानबूझ के पकड़ा गया था ताकि वो साउथ कोरिया पहुंच के डेवूंग और उसकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से बदला ले सके, जिन्होंने उन लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था, क्योंकि डेवूंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने ली और कुछ और लोगों को इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उन्हें अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग में यूज कर सके। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन फिर ली जिंदा हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था। जिसके बाद वो डेवूंग और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से छुप जाता है और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर देता है। कुछ दिनों बाद वो एक लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता था और वो दोनों एक बेटे के पेरेंट्स बन जाते हैं। लेकिन फिर डेवूंग और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह ली के जिंदा होने का पता चल जाता है और वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ली उन्हें मिलता है तो वो उसकी फैमिली को कत्ल करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। सीन प्रेजेंट में फिर से ली पे आता है, जो कि अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेने का इरादा कर चुका था, इसलिए वो एक क्रिमिनल का भेस ले लेता है ताकि वो दोबारा साउथ कोरिया जा सके। यहाँ डेवूंग और ली इसी बात पे आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहाँ अल्फा भी पहुँच जाता है और उन पे अटैक कर देता है। अब डेवूंग और उसकी इलीट फोर्स के साथ अल्फा की जबरदस्त फाइट होने लगती है, जो कि बड़ी आसानी से इलीट फोर्स को खत्म कर रहा था, लेकिन डेवूंग उसे इंजर करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए सीरम की वजह से वो भी काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो आखिरकार अल्फा को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो ली के साथ फाइट करना जारी रखता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि डेवूंग ली से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन फिर भी ली हार मानने वाला नहीं था और वो डेवूंग का मुकाबला बड़ी बहादुरी से कर रहा था।
और एक जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार वो डे वूंग को सी में फेंक देता है और खुद भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ हमें इस मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता चलती है और वो ये कि सीईओ भी एक सोल्जर था जिसे 1943 में अल्फा की तरह जापानीज की तरफ से एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया था। लेकिन सीईओ अल्फा से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो सीक्रेट सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उसी प्रोजेक्ट में वो ली को एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज करता है। यहाँ हम देखते हैं कि सीईओ एक लड़के से मिलता है जो कि उसका एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ली का बेटा था जो कि अभी तक जिंदा था और उसे बेस पे होस्टेज बना के रखा गया था क्योंकि डे वूंग को उसे मारने से पहले पता चल चुका था कि उस बच्चे में अपने फादर ली के सुपर ह्यूमन वाले जीन्स मौजूद थे, इसलिए वो पहला सुपर ह्यूमन था जिसे पावरफुल होने के लिए किसी भी सीरम की जरूरत नहीं थी। मूवी के लास्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि डे वूंग को डुबोने के बाद सरफेस पे आ जाता है और मेन लैंड की तरफ बढ़ने लगता है और उसका इरादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को मारने और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।